ये जो स्क्रीन पे लोग देख रहे होंगे, ये अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट हैं यूनो। ये डॉक्टर यूनो ने एक स्टडी किया कि कितना मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंक्रीट मिक्स और द मोर्टार इवेपोरेट होता है कितनी तेजी से। 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर सरफेस से कितने किलोग्राम पानी उड़ेगा, कितना पानी हो जाएगा, कितनी तेजी से उड़ता है। इसके लिए उन्होंने इक्वेशन जो दी है E = 5 times TC + 18 whole raised to the power 2.5 minus R multiplied by TA + 18 whole raised to the power 2.5 and multiplied by V + 4 into 10 raised to the power -6। इस फार्मूले में जो R है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है परसेंटेज में, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर है 96% तो 96/100 यहाँ पर आएगा। और TA का मतलब है जो आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, TA का मतलब है एयर टेम्परेचर और TC का मतलब है कंक्रीट का टेम्परेचर सरफेस पर जहां से इवेपोरेशन हो रहा है। और V क्या है, विंड की वेलोसिटी है इन km/h। इससे पता चलता है पानी तेजी से इवेपोरेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पानी यहां पर आप ध्यान दें इस बात को। हेलो मनीष जी, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। ये हमारा जो फार्मूला है, हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे क्रैक्स के बारे में, बाद में एलगी की बात करेंगे, थोड़ी सी करेंगे बात। ये जो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, हवा का टेम्परेचर, इवेपोरेशन है तेजी से होगा, पानी तेजी से उड़ेगा तो श्रिंकेज तेजी से आएगा। ज्यादा तेजी से श्रिंकेज आने पर क्रैक हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा अगर बल्ब लगा हुआ है, कांच का बल्ब बाहर रात में चल रहा है खुले आसमान के नीचे और बरसात होने लगी अचानक, तो वो कांच का बल्ब जो गर्म था पानी पड़ने से एकदम से ठंडा होगा, लेकिन अंदर का हिस्सा गर्म, बाहर का हिस्सा जब ठंडा होगा, डिफरेंशियल कूलिंग, वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा ही होता है हमारी कंक्रीट सरफेस पे और प्लास्टर सरफेस पे। जब ऊपर से पानी तेजी से उड़ता है, गर्मी ज्यादा और अंदर गर्मी कम, नमी ज्यादा, अंदर नमी ज्यादा है, ऊपर नमी कम हो रही है, तो श्रिंकेज जो होगा ऊपर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, ऊपर क्रैक हो जाएगा। तो ये स्पाइडर वेब नेचर के जो क्रैक्स आते हैं टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से भी आते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है विंड की वेलोसिटी। अगर विंड की वेलोसिटी, हवा तेजी से चले तो पानी तेजी से उड़ेगा। आप लोग जानते हैं सर्दियों में धूप नहीं निकलती, जब बरसात के दिनों में भी धूप नहीं निकलती, तो आप कपड़े कमरे के अंदर ही फैला देते हैं और पंखा चला देते हैं, यानी कि हवा तेजी से चलेगी तो पानी का इवेपोरेशन जल्दी होगा। और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की गई है, यानी कि पानी कम तेजी से उड़ेगा, धीरे धीरे उड़ेगा अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। यहाँ पर डिफरेंस कम हो जाएगा दोनों का। तो अगर बरसात में देखा जाए तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, सर्दियों में देखा जाए तो ह्यूमिडिटी सबसे कम होगी। बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं मैं स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे कम ह्यूमिडिटी, हवा में सबसे कम नमी कब होती है, सबसे सूखी हवा कब होती है? कोई जवाब देना चाहेंगे क्या? कोई बताना चाहेंगे? सबसे सूखी हवा गर्मियों में होती है या सर्दियों में होती है? क्या जवाब है सही? सर्दियों में हवा, गर्मियों में सर। यस प्लीज। हाँ, गर्मियों में सर। गर्मियों में। अच्छा, और कोई जवाब देंगे? मैं चाहता हूं कि कोई दूसरे लोग अटेम्प्ट करें जो ये कहना चाहते हैं कि सर्दियों में ज्यादा सूखी हवा होती, वो लोग गर्मियों में बताना चाहते हैं ये बात। विंटर मैं में आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग सर्दियों में होता है। अब देखिए, दो तरह के विचार आ रहे हैं कि सर्दियों में भी लोग बता रहे हैं और गर्मियों में भी बता रहे हैं। मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हमने की। ह्यूमिडिटी हवा की सबसे कम होती है सर्दियों में, इसीलिए सर्दियों की हवा इतनी सूखी होती है जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी हवा में नमी होगी रेफ्रिजरेटर के अंदर वो बर्फ बन जाएगी।
उसके फ्रीजर में तो आइस बन जाती है, लेकिन बाकी हिस्से में वो कंडेंस होकर के एटलीस्ट वाटर बन जाती है, पानी बन जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। आपको बताना चाहेंगे सर्दियों में हवा की नमी ओस की बूंदें बन जाती है, ठंडा हो जाता है। भाप जब ठंडी होगी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, जमीन में चली जाएगी, पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें बन जाती हैं, और हमारा खुले आसमान में जो लान में पड़ा होगा उसकी बूंदें दिखाई देती हैं। वो हवा की नमी खत्म हो गई, ओस बन गई। हवा इतनी सूखी हुई है कि जानिए इस बात को समझे, हमारे होठों की नमी को पी जाएगी हवा। मेम्ब्रेन है वो बहुत पतली है, बाकी जगहों पर मेम्ब्रेन जो स्किन है वो मोटी है, उसके नीचे से इस मॉइस्चर इवेपोरेट नहीं हो पाता। लेकिन जो हमारे होंठ हैं और जो हमारे पैरों की एड़ियां हैं, अगर हम मोजे नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, गरीब लोग, गांव के लोग, उनके एड़ियां क्रैक हो जाती हैं सर्दियों में, एड़ियों की नमी उड़ जाती है। सर्दियों की सूखी प्यासी हवा सक कर लेती है, सोख लेती है, खींच लेती है, पी जाती है हवा की नमी को और इस होठों की नमी को, एड़ियों की नमी को। तो हम इस नमी को उड़ने से रोकने के लिए लगाते हैं कोई पेट्रोलियम जेली। ऐसा ही हमको अपने कंक्रीट के साथ करना चाहिए। कंक्रीट के ऊपर कोई चीज होनी चाहिए, जैसे कि रेगिस्तान में जहां तराई करने के लिए पानी नहीं है, वहां पर रेगिस्तान में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं क्योरिंग कंपाउंड, उसका स्प्रिंकलिंग किया जाता है। वो महंगा होता है, हमारे यहाँ पानी है तो हम पानी से तराई करते हैं, लेकिन रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है वहां पर इस क्योरिंग कंपाउंड की स्प्रिंकलिंग की जाती है, छिड़काव किया जाता है, और वो तेल की एक परत, जैसे पेट्रोलियम जेली लगाते हैं हम अपने होठों पे सर्दियों में नमी उड़ने से बचाने के लिए, क्योंकि हवा की ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो उस समय कंक्रीट का पानी भी उड़ जाएगा, उसके ऊपर ऑयली फिल्म बना देता है वो क्योरिंग कंपाउंड, एक परत ऑयली फिल्म। हमारे यहाँ तो पानी है, हम तराई करते हैं एक दिन में 2 बार, कुछ लोग 3 बार, जो रिटायर हो गए उनके पास फुर्सत है वो दिन में 3 बार भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ध्यान रखिए, दिन में 3 बार तराई करते हैं आरसीसी स्लैब के ऊपर क्यारियां बना करके, लेकिन फिर भी क्यारी सूख जाती। 3 बार तराई करने के बाद भी 2 बार करेंगे तब तो जरूर सूखेगी आधी क्यारी से ज्यादा हिस्सा सूख जाता है, क्यारी के एक छोटे से हिस्से में पानी रह जाता है और बाकी हिस्सा सूख के गर्म हो जाता है। पानी डाल के फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। मतलब क्या होगा, बार बार ठंडा और गर्म, थर्मल डिस्ट्रेसेस यानी क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, लगातार गीला बनाए रखना है। दिन में 3 बार तो क्या 2 बार भी तराई नहीं करनी है, दिन में केवल 1 बार करो या 2 दिन में 1 बार तराई करो, काम चल जाएगा। आपकी क्यारी पूरी गीली बनी रहेगी अगर आप आरसीसी स्लैब के ऊपर ढक दो। काले रंग का पॉलीथीन तो सस्ता मिलता है, उससे ढक दो। वो भी नहीं खरीद सकते तो आप अपने घर के फटे पुराने कपड़े, अखबार अपने और पड़ोसी के लेकर के ढक दो, ईंटें रख दो उसके ऊपर, उड़ ना जाए। सीमेंट की बोरियां खाली होती हैं ना, उनसे ढक दो। वैसे सबसे अच्छी चीज है इसको ढकने के लिए, वो है गनी बैग्स, यानी जूट से बना हुआ कोई भी मटेरियल हो, उससे आप ढकेंगे तो उसके ऊपर से तराई करेंगे, पानी भी नीचे जाएगा, वो गीला बना रहेगा, लगातार गीला बना रहेगा। और आपको बता दें, ढकने से एक बड़ा फायदा क्या है, ये जो आप सबसे फार्मूले के लास्ट में देख रहे हैं, वी फॉर विंड वेलोसिटी, हवा का असर ही नहीं, हवा चाहे जितनी तेज चले, आपकी आरसीसी स्लैब और प्लास्टर की हुई जहां पानी भर ही नहीं सकते, उस पिलर कॉलम को तो लपेटना जरूरी है गनी बैग से। हवा नहीं लगेगी तो उसका पानी नहीं उड़ेगा, धूप भी नहीं लगेगी, गर्मी भी उसको कम लगेगी अगर वो गीला होगा, बाहर से ठंडा बना रहेगा। आप इसको किसी भी तरह से ढक दें तो हवा की जो प्यासी सोखने की क्षमता है, ड्राई एयर, ह्यूमिडिटी बहुत कम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो उससे भी बचा लेंगे। सर्दियों में आपको बता दूं, सबसे ज्यादा क्रैक्स होने का चांस भयंकर सर्दी के समय में आरसीसी स्लैब होने पर होता है। गर्मियों में स्लैब की कास्टिंग करोगे तो दूसरे दिन क्रैक होगा, सर्दियों में करोगे उसी दिन क्रैक हो जाएगा। आप रात में छत की ढलाई पूरी कर रहे हो और जहां पीछे ढलाई दोपहर में शुरू हुई थी वहां देखने भी नहीं गए, रात में सवेरे आओगे वहां सब क्रैक दिखाई देगा, वो रात में ही क्रैक हो गया। आधे घंटे बाद भी आपको ढक देना था। आरसीसी स्लैब की कास्टिंग के बाद आधे घंटे के अंदर सर्दियों में जरूर ढकें
और उसको गर्मियों में भी बरसात में भी ढक दें तो अच्छा रहेगा। बहुत फायदे हैं। तो आपको मैं ये श्रिंकेज क्रैक्स के बारे में जो बता रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं। क्रैक्स जो आ रहे हैं उनके लिए एक तो नीचे से हम बात करते हैं। सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है यहाँ पर रोल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो क्रैक्स होते हैं उसमें सबसे पहला रोल किसका है? हवा के सूखेपन का, ड्राई एयर का। दूसरा है रोल ऑफ टेम्परेचर, गर्मियों में ज्यादा तेजी से उड़ेगा पानी। तीसरा है रोल ऑफ विंड, हवा तेज चलेगी तो तेजी से उड़ेगा पानी। और चौथा क्या है? रोल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि अगर हवा तेज नहीं चल रही, गर्मी भी ज्यादा नहीं है और हवा सूखी भी नहीं है, गीली है, लेकिन फिर भी तेजी से पानी उड़ेगा। कब? जब पानी होगा ज्यादा। मसाले में पानी ज्यादा है भाई, जिसको जरूरत है तो गरीबी में भी खर्चा ज्यादा करता है। बीमार हो गया क्या करे बेचारा, कोई फंक्शन आ गया, त्योहार है या फिर शादी ब्याह है तो खर्चा ज्यादा करता है। लेकिन अमीर आदमी तो वैसे भी खर्चा करता है, उसके पास पैसा ज्यादा है। अमीर आदमी का मतलब कंक्रीट में हमने पानी ज्यादा मिला रखा है, अपने मोर्टार में मसाले में पानी ज्यादा मिला रखा है। पहले तो लेबर ने पानी, हेल्पर ने ज्यादा मिलाया मसाला मिलाते समय, बाद में मसाला गया मिस्त्री के पास, उसने एक डब्बा पानी और डाल दिया। मसाले में ज्यादा पानी, आप ध्यान से सुन लें, कान खोल करके सभी लोग इस बात को गांठ बांध लें, मसाले में ज्यादा पानी, यही बताना है मिस्त्री को। नाराज हो जाएगा इस बात को सुन करके जब वो आगे सुनेगा। मसाले में ज्यादा पानी, मिस्त्री को आसानी, मकान को परेशानी। सारी समस्याओं की जड़ है, एक नहीं कई समस्याओं की जड़ है। मसाले में ज्यादा पानी, उड़ जाएगा। अब आप मिस्त्री नाराज हो गया, हंस तो रहा है बेचारा ऊपर से, मसाले में ज्यादा पानी, मिस्त्री को आसानी, मकान को परेशानी, ऐसा सुन करके वो हंस रहा है लेकिन अंदर से नाराज हो रहा है। आप उसे बताइए और समझाइए कि 1 किलोग्राम सीमेंट केवल 200 ग्राम पानी से रिएक्शन करता है, यानी कि 1000 ग्राम सीमेंट है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम सीमेंट को केवल 200 ग्राम पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए, सीमेंट की रिएक्शन से लिए, और हाइड्रेशन से बनेगा CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट का जेल, जो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, ताकत ले लेगा। तो सीमेंट को ताकत लेने के लिए पानी चाहिए 200 ग्राम, मिला दिया आपने कम से कम 400 ग्राम। जहां वाइब्रेटर है ढलाई के लिए वहां भी कम से कम 400 ग्राम पानी मिला रहे हैं, जहां वाइब्रेटर नहीं है वहां 600 ग्राम पानी मिला रहे हैं, क्योंकि उनको अपने हाथ से बड़ी मेहनत करके ठोस करना है। चाहे जितना मेहनत कर लें, ऊपर से बराबर कर देगा, अंदर से हवा पूरी निकाल नहीं पाएगा, कंक्रीट के अंदर हवा बनी रह जाएगी। वाइब्रेटर होगा तभी अंदर की सारी हवा निकल जाएगी, पूरा कॉम्पैक्शन हो जाएगा, यानी एयर बबल्स निकलने जब बंद हो जाएं तब वाइब्रेटर लगाना बंद कर दें। अब अंदर हवा नहीं है, अब ऊपर क्या आएगा? हवा नहीं आएगी, अब आएगा सीमेंट की स्लरी ऊपर आ जाएगा, और सीमेंट स्लरी ऊपर आ जाएगा जो सरफेस के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर, जैसे प्लास्टर करते समय गुरमाला दबा के लगा देते हैं। गुरमाला मतलब इसको यहाँ कहते हैं स्टील फ्लोट, जो होता है करनी, मतलब स्टील वाला जो लोहे वाला, उसको दबा के जब लगा देंगे तो क्या होगा? अंदर का सीमेंट का स्लरी ऊपर आ जाएगा। वही हाल होता है कंक्रीट की ढलाई में, वाइब्रेटर ज्यादा लगा दें, एयर बबल्स तो निकल गए जो निकलने थे, अब सीमेंट की स्लरी ऊपर आ जाएगी। अंदर सीमेंट कम तो ताकत कम, ऊपर सीमेंट ज्यादा तो प्रॉब्लम ज्यादा। क्या प्रॉब्लम? उस सीमेंट स्लरी में पानी बहुत ज्यादा है, वो उड़ेगा ज्यादा, श्रिंकेज होगा ज्यादा, क्रैक्स आएंगे ज्यादा। चाहे वो प्लास्टर में स्टील फ्लोट दबा के लगाया गया, और बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप लोग फील्ड में जाएंगे, डियर स्टूडेंट्स, डियर सिविल इंजीनियर्स, डियर इंजीनियर्स ऑफ द फ्यूचर, आपको ये बात समझना है अच्छे से कि प्लास्टर हो या कंक्रीट हो, उसके अंदर की सीमेंट की स्लरी को, सीमेंट के घोल को ऊपर आने से बचाना है, पूरे में एकसार हो जाए इतना ही दबाना है, कॉम्पैक्शन करना है, नाइदर ओवर कॉम्पैक्टेड नाइदर अंडर कॉम्पैक्टेड, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। तो ये जो वाटर सीमेंट रेशियो हमने यहाँ पर लिखा है, मैं बहुत ही जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स परेशान ना हो, बहुत ही जल्दी से देखिए। ये जो वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होता है वो सैंड के फाइननेस बढ़ने से भी होता है। तो यहाँ लिखा है रोल ऑफ फाइननेस मॉडुलस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोर्स एग्रीगेट भी है, फाइन एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट में भी कोर्स सैंड भी है, फाइन सैंड भी है, और फाइन सैंड में भी आपको बता दें उसमें सिल्ट भी है। अगर सिल्ट ज्यादा होगी सैंड में तो आपका पानी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तभी मिस्त्री काम कर पाएगा। जितना बारीक सैंड होगी उतना ही पानी मिलाना पड़ेगा, तभी मिस्त्री काम कर पाएगा। तो ये कम होना चाहिए।
बारीक चीज ज्यादा पानी मांगती है। इसका एग्जाम्पल सबसे ऊपर हमने दिया है। क्रैक्स कहाँ ज्यादा आते हैं? स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग बताएं, आपने मिट्टी सूखने के बाद, गीली मिट्टी के सूखने के बाद क्रैक्स देखे? कहां पर क्रैक्स ज्यादा देखे? खेत में या तालाब में या नदी के किनारे? कहां पर क्रैक्स देखे? तालाब में सर। तालाब में Very सर। good. यस यस, तालाब सभी में लोग बता रहे हैं तालाब में क्रैक्स ज्यादा देखे। खेतों में क्रैक्स तालाब हैं में सर। लेकिन पतले हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तालाब में क्रैक्स मोटे हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े, यानी श्रिंकेज ज्यादा आ रहा है। नदी के किनारे, रेत में, बालू में, क्या किसी ने सूखने के बाद क्रैक्स नहीं देखे? सर। नहीं देखे। क्यों? क्योंकि नदी की नहीं रेत, सर, नहीं। बालू कोर्स पार्टिकल है, मोटी चीज जो होगी वो पानी कम सोखेगी। हम यही बात कर रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो, फाइननेस बढ़ने से। सीमेंट का मसाला, केवल सीमेंट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो पानी बहुत ज्यादा लगेगा, तभी काम बनेगा। अगर सीमेंट को मोटा करना है तो क्या मिलाएं? उसमें बालू मिलाएंगे, सैंड मिलाएंगे, तो वो मोटा हो जाएगा। और मोटी बालू मिला दें, मोरंग कहते हैं, कहीं पर कोर्स सैंड कहते हैं, कहीं पर, वो जो मोटा होगा तो पानी और कम जरूरत पड़ेगी और काम करने लायक मसाला बन जाएगा। जितना बारीक चीज होगी, यानी सैंड जितनी ज्यादा फाइन होगी, और सैंड में जितना ज्यादा सिल्ट होगा, सिल्ट कहते हैं वो जो मिलती है नहर में, सैंड कहते हैं वो जो मिलती है रिवर में, और मिट्टी कहते हैं उसको, क्ले कहते हैं उसको, जो मिलती है खेतों में और तालाब में। क्ले तालाब में सबसे बारीक मिट्टी बह करके चारों तरफ से आती है। तालाब में वो मोटी मिट्टी नहीं आती जो पीछे छूट जाती है, पानी में बैठ जाती है। कंकड़ पत्थर तो बहुत पहले छूट जाते हैं। बरसात में जब पानी बह के आता है, नाली से तालाब में आता है, तो सबसे पहले कंकड़ पत्थर पीछे छूट जाते हैं, फिर रोड़ियां छोटी वाली छूट जाती हैं, उसके बाद मोटी मिट्टी वहीं बैठ जाती है रास्ते में, और सबसे आखिरी में पतली बारीक मिट्टी जो क्ले है वो घुली हुई चली जाती है तालाब में। हर साल वो और ज्यादा जमती चली जाती है। तालाब में ये बारीक मिट्टी होने की वजह से पानी ज्यादा सोख लेती है, और पानी सूखने के बाद वो श्रिंकेज ज्यादा आता, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा था, तो श्रिंकेज वॉल्यूम ज्यादा घटेगा, पानी उड़ने से श्रिंकेज ज्यादा आएगा, तो क्रैक्स चौड़े होंगे। ऐसा ही सीमेंट में होगा, सीमेंट में भी ऐसा ही होता है। आपको एक और एग्जांपल बताता हूं बहुत जल्दी से, कि इतनी बारीक चीज होती है वो ज्यादा सोखती है। इसका एग्जांपल है, आप टेल्कम पाउडर लगाते हैं, पसीने से अपने आप को, पसीना आएगा सोखेगा, कौन सोखेगा? टेल्कम पाउडर, वही बारीक होता है सबसे ज्यादा। साधु बाबा, आजकल रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, आप देखते हैं उसमें तपस्या कर रहे हैं लोग, ये साधु सन्यासी, ये ऋषि मुनि, यहाँ तक कि शंकर भोले बाबा, ये लोग राख लगा लेते थे। टेल्कम पाउडर नहीं था पहले, राख, फ्लाई ऐश, घर की ऐश, कोई भी फ्लाई ऐश तो पावर हाउस की जो उड़ जाती है, ये ऐश सबसे बारीक चीज है हमारे घर में। बच्चा अगर सुसु कर दे घर में, तो मिट्टी के बजाय राख डाल करके सुखा देंगे आसानी से। तो इस ऐश को लगाते थे, टेल्कम पाउडर का काम करती थी, क्योंकि बारीक थी, बहुत तेजी से सोख लेगी। इसी तरह से हमारी सैंड बारीक है तो ज्यादा पानी मांगेगी, ज्यादा सोखेगी, हमको पानी ज्यादा मिलाना पड़ेगा, तो कोर्स सैंड हमको मिलाना होगा, और कोर्स सैंड से भी कोर्सर पार्टिकल्स जो हैं वो हैं कोर्स एग्रीगेट के। तो इस तरह से जितना फाइननेस मॉडुलस ज्यादा होगा, जो यहाँ लिखा है, रोल ऑफ द फाइननेस मॉडुलस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट मिक्स और द मोर्टार। ये बात हमने कर ली। इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया है। प्रॉपर क्योरिंग, अच्छे ढंग से पानी से तराई करें, प्लास्टर में लगातार छिड़काव करते रहें, और पिलर्स हैं, कॉलम्स हैं, उनको ढक दें, और आरसीसी स्लैब है तो वहां पर धान के खेत की तरह पॉन्डिंग मेथड से पानी भर के तराई करें, और उसको भी ढक दें तो ज्यादा अच्छा है। एक दिन में 2 बार नहीं, 2 दिन में 1 बार पानी भरना पड़ेगा, लगातार गीला बने रहेगा। उसके बावजूद आप समझ लें इस बात को कि कवर्ड सरफेस होना चाहिए क्योरिंग का खर्चा बचाने के लिए। और फिर ये क्रैक्स जो आ जाएंगे, उसके ऊपर कोई भी पुताई करेंगे, वो पुताई भी क्रैक हो जाएगी, पेंट भी क्रैक हो जाएगा, प्राइमर भी क्रैक हो जाएगा, पुट्टी भी क्रैक हो जाती है। तो इन क्रैक्स को बचाने के लिए हमने सीमेंट से प्राइमर बनाया। वो एक्रिलिक प्राइमर क्रैक हो जाते हैं, लेकिन हमने दुनिया में पहली बार ऑल ओवर वर्ल्ड जेके सीमेंट लिमिटेड ने ये प्राइमर बनाया है पहली बार, जो व्हाइट सीमेंट से बना हुआ है। ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, जो बारीक क्रैक होंगे, ज्यादा मोटे क्रैक तो नहीं, लेकिन जो माइक्रो क्रैक्स हैं उनके ऊपर ये फ्लेक्सिबल रहता है, तो क्रैक नहीं होता। क्योंकि ये क्रैक्स दिन में जब मसाला, कंक्रीट, मोर्टार, प्लास्टर हमारा फैलता है तो क्रैक्स बारीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और रात में जब ये सिकुड़ता है हमारा मोर्टार, कंक्रीट,
तो ये क्रैक्स चौड़े हो जाते हैं। तो दिन में संकरे, रात में चौड़े। जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारे प्लास्टर का, कंक्रीट का अलग है और उसके ऊपर लगा हुआ जो एक्रिलिक पेंट है उसका अलग है, इसलिए उसका डिफरेंशियल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंशियल होने की वजह से क्रैक्स ऊपर आ जाते हैं पुताई में भी, चाहे वो पेंट हो या प्राइमर हो या पुट्टी हो। उससे बचने के लिए ये प्राइमर बनाया, इसको पुट्टी से पहले लगाना है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग, ये प्राइमर भी है। अगर मकान में पुट्टी लगाना है तो इसके ऊपर लगाएं, और अगर पुट्टी नहीं लगाना, पुट्टी लगाएंगे तो खर्चा कम आएगा, पुट्टी कम लगेगी क्योंकि नीचे ये लग चुका है। और अगर पुट्टी नहीं लगाना है, गरीब आदमी है, हमें तमाम सारे घर बना के देने हैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में, इसीलिए जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, पूरे इंडिया का जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जहां हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों से और पड़ोसी देशों से वैज्ञानिक और इंजीनियर आते हैं ट्रेनिंग के लिए और रिसर्च के लिए। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर और उन्होंने इस्तेमाल किया है। वहां 10 मॉडल हाउसेज बनाए जा रहे हैं, वहां 7 मॉडल हाउसेज बन चुके हैं। मेघालय और आसाम जैसे ज्यादा बरसात वाले इलाकों से लेकर के रेगिस्तानी राजस्थान के थार के रेगिस्तान जैसे इलाके तक के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग तरह के मकान बनाए जा रहे हैं कम से कम खर्चे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देने के लिए। वहां पर मैं भी 3 महीने लगातार ट्रेनिंग कोर्सेज में एक लेक्चर ले चुका हूं और यही सब बातें कर रहा हूं। वहां पर हमारे सारे मटेरियल्स लगाए गए हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। उन लोगों ने इसे सक्सेसफुल पाया और इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इसके टेस्ट रिजल्ट्स हैं और आगे बढ़ते हैं। ये इसका खर्चा है, बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है, क्योंकि अगर हमें पुट्टी नहीं लगानी तो प्राइमर कोट भी यही है और दूसरा फाइनल कोट भी यही है, पुट्टी भी लगाने की जरूरत नहीं। अगर इसी का फाइनल कोट लगा दें, ये लेवल तो नहीं करेगा सरफेस को, क्योंकि मोटा नहीं, तो पुताई किया जा रहा है ब्रश से या स्प्रेयर से, तो पुताई करने से ये बहुत बारीक होता है, लेवल नहीं कर सकता है। जैसा टेढ़ा मेढ़ा प्लास्टर होगा वैसा ही बराबर कर देगा, लेकिन बढ़िया खूबसूरत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हवा की नमी को अंदर घुसने नहीं देगा। बरसात होगी, बाहर बौछारें पड़ेंगी, कितना भी बौछारें हों, कितना भी बरसात हो, मकान के अंदर नमी को एक बूंद घुसने नहीं देगा, यानी नमी से बचाए। अभी आप कह रहे थे एल्गी और काई से कैसे बचाएं, फफूंदी से कैसे बचाएं मकान को, तो उसके लिए एक इलाज जो सबसे सस्ता है वो ये है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, बहुत खूबसूरत है। इसकी सफेदी हमारे सफेद सीमेंट से भी ज्यादा है। दुनिया में सबसे सफेद सीमेंट जो है उनमें से एक है हमारे कंपनी का जेके व्हाइट सीमेंट, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसमें जो प्राइमर, जिसमें जो पॉलीमर मिलाए गए हैं। आप बिल्डिंग देख रहे हैं पटना में सीपीडब्ल्यूडी ने बनाया है, पटना के पास ही अरवल डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पर भी लगाया गया है सदर हॉस्पिटल में, और हिनू जो रांची के किनारे पर है वहां इस होटल में। अब आपको दिखा रहे हैं डैम्पनेस एंड फ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम। ये नमी जो आती है वो आप देख रहे हैं, आप लोग तो गोरखपुर में हैं और कुछ लोग गोरखपुर से बाहर अपने घरों में चले गए हैं, तो ये मैं देहरादून की एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। इसमें जो नमी देख रहे हैं, सीलन देख रहे हैं, मॉइस्चर की वजह से वहां पर नमक इकट्ठा हो गया है और वहां फफूंदी लग गई। यहाँ पर दुनिया के 33 देशों के मिलिट्री ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ऑफिसर्स दुश्मन से जूझते हैं, उससे पहले यहाँ इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जहां पर वो रहते हैं। इस हॉस्टल में, इस बिल्डिंग में फफूंदी लगी हुई है और यहाँ के इंजीनियर हमें दिखा रहे हैं उस परेशानी को। मकान की दीवारों में नीचे फफूंदी कम, ऊपर ज्यादा लगी है। हमने इंजीनियर से नीचे हाथ उठा के पूछा, उन्होंने कहा यहाँ मरम्मत की जा चुकी, यहाँ पहले प्रॉब्लम आई, हमने मरम्मत कर दी, प्रॉब्लम और ऊपर चली गई। ऐसा ही होता है। आप लोग हंस रहे होंगे लेकिन जानते होंगे, देखते होंगे, हर जगह यही होता है। ये समस्या बढ़ती जा रही है। इससे बचने के लिए क्या करना है ये हमने बताया। इसकी वजह क्या है? नमी। ये सवाल भी पूछा था आपने, चैट बॉक्स में लिखा था, और भी क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब लेंगे एक एक करके। अभी इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसी में शामिल है कि ये नमी क्यों बढ़ती है, मकान में क्यों फैलती है। अरे भाई, पानी की टंकी में पानी भरा रहता है जिंदगी भर, लेकिन बाहर से पानी की टंकी सूखी होती है, इतनी सूखी होती है कि उसमें हम प्रचार करवा देते हैं, लिखवा देते हैं जेके व्हाइट सीमेंट, जेके वाल पुट्टी, ऐसा कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट। अगर बाहर से दीवार सूखी रहे, अंदर पानी भरा रहे, तो हम सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि उस पानी की टंकी का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है M25 ग्रेड कंक्रीट से, हाई ग्रेड कंक्रीट। M20 ग्रेड से भी हो सकता है, उसमें प्लास्टिसाइजर्स इस्तेमाल करने होंगे, यानी कम पानी मिला करके ज्यादा गीला मसाला बनाना होगा। ज्यादा पानी मिलाओगे, जरूरत भर का, जरूरत ज्यादा पड़ेगी अगर प्लास्टिसाइजर
और अब तो सुपर प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं। दीज आर द केमिकल एडमिक्सचर्स जिनको कहते हैं वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनसे क्या होता है, मसाले में इस वाटर रिड्यूसिंग एजेंट को मिलाने से पानी कम मिलाते हैं, मसाला ज्यादा गीला बन जाता है, मिस्त्री को काम करने लायक मिल जाता है, वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन भी अच्छे से कर देता है, बिल्कुल ठोस हो जाता है। कंक्रीट के अंदर पोर्स नहीं बनते, छेद नहीं बनते, छिद्र नहीं होते। हमारे पूरे शरीर में पसीना निकलने के छेद हैं, हर रोए के पास एक छेद है जो दिखाई नहीं दे रहा, और उनसे पसीना निकल रहा है। नमक का शरबत यानी गाढ़ा पानी। आप जरा सोचिए, हमारे कंक्रीट में जब ज्यादा पानी मिलाया जाएगा तो पानी उड़ जाएगा। केवल सीमेंट के वजन का 20% पानी रिएक्शन में खर्च होगा, बाकी हाइड्रेशन में जो नहीं खर्च होगा वो उड़ जाएगा और उसकी जगह पोर्स बन जाएंगे, खाली जगह बन जाएगी। ज्यादा सिकुड़न आएगी तो क्रैक भी हो जाएगा। ज्यादा सिकुड़न आने पर क्रैक भी होता है, और सिकुड़न ज्यादा हो या कम हो, अंदर पोर्स छेद तो बन ही जाएंगे, उनसे नमी फैलेगी। अगर मान लीजिए पाइप है, प्लम्बर ने पाइप लगाया और उसका ज्वाइंट सही नहीं बैठाया तो तुरंत पानी निकलने लगेगा, नमी फैलने लगेगी। लेकिन अगर ज्वाइंट बढ़िया लगा दिया तब भी वो ज्वाइंट आज नहीं तो 10-12 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल बाद लीक करेगा। और जब पाइप का ज्वाइंट लीक करेगा वहां से नमी फैलेगी चारों तरफ। उस ज्वाइंट के आसपास M25 ग्रेड का कंक्रीट भरना चाहिए, अच्छे ढंग से कॉम्पैक्ट करके। यानी कि M20 ग्रेड है तो भी उसमें प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाना था, अच्छे से कॉम्पैक्शन करना। प्लम्बर ने अच्छे से दबा के मसाला नहीं भरा, उसमें छेद बन गए। उसने आसानी से भरने के लिए मसाले में पानी बढ़ा दिया, पानी उड़ गया, मसाले में छेद बन गए बाद में, पानी उड़ने के बाद। और जब पाइप लीक करने लगा, 10 साल नहीं, केवल 3 साल 4 साल में ही लीक करने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग देख रहे हैं। किसी को इसके एग्जाम्पल ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। आज तो आप घूम भी नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन याद आ रहा होगा, आपने देखा जरूर होगा, ऐसी बीमारियां पूरे मकान में फैल जाती हैं, किचन के पाइप से, बाथरूम के पाइप से। और आपको हम बता दें, कॉम्पैक्शन तो अच्छा होना चाहिए कंक्रीट का और मसाले का, नहीं तो ये चारों ओर नमी फैलेगी। दूसरा, रोल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। मसाले में ज्यादा पानी था तो चाहे जितना अच्छा कॉम्पैक्शन कर लो, वो बाद में पोर्स जनरेट होंगे, उससे डैम्पनेस और इफ्लोरेसेंस। डैम्पनेस जब ऊपर आएगी, नमी ऊपर आएगी तो क्या होगा, नमी तो पानी उड़ जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, उसका नमक नहीं इवेपोरेट होगा, नमक वहीं रहेगा। पानी में 2 नमक ऐसे हैं, क्लोराइड और सल्फेट। कई तरह के क्लोराइड हैं, कई तरह के सल्फेट हैं। ये क्या करते हैं, ये सीमेंट के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। सीमेंट का क्या बॉन्ड है, सीमेंट पानी से रिएक्शन करके ताकत कैसे लेता है, बनाता है CSH जेल। CSH क्या है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। इसको कौन तोड़ता है, इसको क्लोराइड तोड़ते हैं, इसको सल्फेट तोड़ते हैं। आप पानी पियो, खारा लगता है अगर पानी उसमें क्लोराइड है। अगर आपको पीने में खारा नहीं लगता लेकिन आप नहाते हो, आपके बाल चिपक जाते हैं। कभी कभी आप साबुन लगाते हो कपड़े में, झाग कम बनता है। झाग बनने से कौन रोक रहा है, हमारे बालों को चिपका कौन रहा है, वो है सल्फेट। ये पानी जो पीने लायक नहीं है, ये पानी जो नहाने लायक नहीं है, ये पानी जो कपड़े धोने लायक नहीं है, इसमें है क्लोराइड और सल्फेट। ये पानी मसाला बनाने के लायक नहीं है, ये पानी नहीं है। हो जाएगा और बाद में अंदर का कंक्रीट या ब्रिक वर्क भी बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट होगा, लाइफ कम हो जाएगी। इससे बचाना है तो नमक वाले पानी से बचाना है, वो पानी ना आने पाए, इसके लिए हमने कहा कि वाटर सीमेंट रेशियो कम रखें और उसमें फाइन एग्रीगेट्स कम हो, फाइननेस कम हो। रोल ऑफ डीपीसी एंड प्लिंथ बीम। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो डीपीसी होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स, 40 mm 1.5 इंच मोटा लगाया जाता है। वो पानी को ऊपर जाने से रोक नहीं पाता। क्यों नहीं रोक पाता, क्योंकि उसमें मसाले में पानी मिस्त्री ने बढ़ा दिया और पानी ज्यादा मिलाया, वो उड़ गया और नमी ऊपर चली गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे अच्छा काम करता है प्लिंथ बीम, जिसको कहते हैं टाई बीम। डोर लेवल के नीचे, दरवाजे के ठीक नीचे जो मकान का कुर्सी का लेवल है, उस प्लिंथ लेवल पर जो प्लिंथ बीम है, उसका कॉम्पैक्शन अच्छा होना चाहिए, वाइब्रेटर से अच्छा कॉम्पैक्शन और कम से कम वाटर रेशियो के साथ। लेकिन होता क्या है, होता तो ये है, कई जगहों पर आपने देखा होगा उसमें शटरिंग भी पक्की नहीं है। पक्की शटरिंग अगर नहीं है, स्टील की हो, प्लाईवुड की हो, कोई भी हो, वो पक्की शटरिंग उसे कहते हैं जिससे सीमेंट की स्लरी बाहर ना जाए, सीमेंट का घोल बाहर ना निकले।
अगर उसका आप काम कर रहे हैं केवल ईंटें लगा करके किनारे, टाई बीम आप देखा कई बार लोग ईंटें लगा देते हैं साइड में, शटरिंग लगाते ही नहीं। ईंटों को लगा के कहते हैं बॉक्सिंग हो गई, शटरिंग नहीं है, बॉक्सिंग भी शटरिंग है, ऐसा कहते हैं। हकीकत यह है कि वो बेकार चीज है। आप ईंटें लगाओगे तो वाइब्रेटर तो चला नहीं सकते, वाइब्रेटर चलाओगे ईंटें गिर जाएंगी, मसाला फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा। ढलाई, कास्टिंग, लेइंग, कॉम्पैक्शन हो ही नहीं सकता। क्या करना होगा, हमें पक्की शटरिंग ही लगानी है और वाइब्रेटर से ही ढलाई करनी है। कंक्रीट का काम चाहे कम हो या ज्यादा हमेशा, और वाटर सीमेंट रेशियो कम रखना है, ये बात ध्यान रखें। और वाटर सीमेंट रेशियो अभी कम रख सकते हैं जब फाइन सैंड कम हो, उसकी कोर्सनेस ज्यादा हो, और फाइननेस मॉडुलस जो चाहे वही हो, साथ ही साथ उसमें सिल्ट बहुत कम हो। जितना ज्यादा सिल्ट होगी उतना ज्यादा पानी पिलाना पड़ेगा, मजबूरी होगी, वरना मिस्त्री काम कर ही नहीं पाएगा। आपको मैं और आगे बताता हूं, रोल ऑफ पाइप जॉइंट्स एंड कंक्रीट अराउंड इट फिल्ड बाय द कॉम्पैक्टेड बाय द प्लम्बर। अरे केवल भर दिया उसने, कॉम्पैक्ट तो किया नहीं। रेजिंग फ्लो लेवल, आप देखिए कि सड़क का लेवल उठता जाता है और मकान जो पुराने हैं वो नीचे दबते जाते हैं, लोग जाते ही नहीं। वहां पहले मकान था नहीं, वहां तो खेत थे, और खेतों में जब मकान बना दिया गया तो उसका लोड बढ़ते बढ़ते 10 साल 20 साल में कई इंच नीचे दब जाता है मकान। और सड़क का हाल तो ये है कि सड़क टूट गई तो उसका मटेरियल नहीं हटाया, उस टूटे हुए मटेरियल के ऊपर दूसरी सड़क बना दी, यानी कि सड़क का लेवल उठाते जा रहे हैं। जबकि नियम है कि पुरानी रोड का मटेरियल हटाया जाए और नए मटेरियल से रोड बनाई जाए। लेकिन ठेकेदार अपना पैसा बचाना चाहता है, इंजीनियर भी अनदेखी करता है, उसके अपने निहित स्वार्थ हैं। हम बताना चाहते हैं कि रोड का लेवल उठने पर और मकान का लेवल नीचे जाने पर लोग अपनी फ्लोर का लेवल उठाते हैं। फ्लोर का लेवल उठाते हैं, उसके लिए डोर लेवल उठाते हैं, दरवाजे को ऊपर उठा देते हैं, वेंटिलेटर को हटा करके ऊपर पहुंचा देते हैं। डोर तो ऊपर उठ गया, फ्लोर तो ऊपर उठ गया, लेकिन टाई बीम तो नीचे रह गया, डीपीसी जो डैम प्रूफ नीचे रह गया। नमी को रोकने वाला जैसा भी था वो था तो, लेकिन वो भी नीचे रह गया। अब बाईपास हो जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी किनारे से। तो इससे बचने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, अच्छे से कॉम्पैक्शन किया जाए और अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाए। मटेरियल्स बताया आपको, सिल्ट नहीं होनी चाहिए। जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट शुड बी प्रॉपर, वेल ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट एंड वेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट लोग 20 mm, पौना इंची, 20 mm डाउन साइज इस्तेमाल करने से अकेले एक साइज के कोर्स एग्रीगेट से काम नहीं चलेगा, आपको कोर्स एग्रीगेट 2 भी इस्तेमाल करना होगा, 10 mm और 12.5 mm भी। 2 साइज का कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए कम से कम। 2 साइज का फाइन एग्रीगेट भी हो तो अच्छा है, वैसे उसमें तो रहता ही है। सिल्ट लेकिन उसमें ना हो तभी काम से। ये गुड क्वालिटी के मटेरियल्स जो हम बात कर रहे हैं, उनमें से एक रिमेडियल मटेरियल हमने भी बनाया, और वो है हमारी वॉल पुट्टी, वाटरप्रूफ, यूनिवर्सल वाटरप्रूफ पुट्टी बनाई। अगर हमने सारे एहतियात बरतने की बात की, आप भी करेंगे, साइट पर जाएंगे, काम अच्छे से करवाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है। बचाव करिए, हमने सारे बचाव के तरीके बताए, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे, हमेशा तो होता नहीं, तो इलाज करना पड़ता है और लगानी पड़ेगी अब आपको वाटरप्रूफ पुट्टी। हमारी कंपनी बना रही है जेके मैक्स, जेके सील्ड मैक्स के नाम से। इसमें क्या है, इसमें एक्टिव सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है, SiH4 जो आप देख रहे हैं, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। ये क्या है, Si सिलिकॉन को हटा दे तो कार्बन आ जाएगा, C तो हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन। कार्बन का टेट्राहाइड्राइड CH4 क्या है, मीथेन, हाइड्रोकार्बन है वो, और उससे नीचे सिलिकॉन है तो उसका टेट्राहाइड्राइड क्या होगा, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड SiH4। ये एक ऐसी चीज है, इसके बारे में बताना चाहेंगे, इसकी खूबी बहुत शॉर्ट में। वो क्या है, कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद अगर आपने देखी हो, मोती की तरह इधर उधर चलती रहती है, लेकिन पत्ते को भिगोती नहीं है। है लोटस बीड में, कमल के पत्ते में, कमल के पंखुड़ी में, फूल की पंखुड़ी में भी ये जो लोटस बीड का नेचर है, ऐसा ही इस सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड में होता है, जो नमी को अंदर जाने से रोकता है। ध्यान दें, हम कह रहे हैं नमी को अंदर जाने से रोकता है। दीवार में अगर ये लगा दिया, सीलिंग में अगर लगा दिया, और बाहर की तरफ भी लगाएं, इसको फॉल सीलिंग में भी लगा सकते हैं। आप मेरे पीछे, आप
मुझे देख रहे हैं तो मेरे पीछे आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, इसमें पीओपी लगा हुआ है। इस पीओपी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। ये जिप्सम बन चुका है, पहले पीओपी था, सीमेंट की जैसे पानी से रिएक्शन होती सीएसएच बनता है, वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो CaSO4 था वो पानी से रिएक्शन करके बन गया है कैल्शियम सल्फेट का हेवी हाइड्रेट था, बन गया कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो ये जिप्सम बन चुका है। इसी तरह से दीवारों में भी प्लास्टर होता है इस पीओपी से, अब तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। यस, any question please? 99% are presently with us, the participants. If any question, please put it at the chat box. Please, 100% are here, and not more than 100, maybe more than